अप्रिसिएशन के फ्री के 5 मार्क्स मत जाने दो, क्योंकि अप्रिसिएशन के आंसर्स तो फिक्स होते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखो फॉर बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश पोएम एप्रिसिएशन और अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello all, hello everyone, welcome to our channel. And guys, I know only 20 days are left for the crucial board examination and I hope you will be little worried about the same. So don't worry, एक अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं and this is a compulsory topic which carry 5 marks and this is question number 3B poem appreciation. So यहाँ पे on this platform you will get all the appreciation within few days. So I'm starting with the first appreciation of class 10th MH board where the mind is without fear and this topic carry 5 marks and question number 3B. Okay, so let's move forward and I promise once again that you will get all the appreciations here. So stay with us all the time guys. So most important बहुत सारे doubts होते हैं कि सर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत टीचर्स ना अलग अलग जगह महाराष्ट्र पे कुछ अलग अलग पढ़ाते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, इतने पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स कितने होने चाहिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए या पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। पहले तो है हमें पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, हमें पैराग्राफ में लिखना है। हमें 3 पैराग्राफ एटलीस्ट करने होते हैं। कुछ बच्चे ना पैराग्राफ नहीं करते, पूरा सिंपल एक ही इसमें लिख लेते हैं, उनके पॉइंट्स उनको समझ में नहीं आते करना क्या होता है। तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो एवरीवन, हमें कवर करना होता है पॉइंट टाइटल, जो कैरी करेगा आधा मार्क्स। आपको मैं उसकी मार्किंग स्कीम भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखना है। 5 मार्क्स हम टोटल लेंगे यहाँ पे। बाद में देखो पोएट, जो पोएट का नाम भी लिखना है वो हाफ मार्क कैरी करेगा। देन राइमिंग स्कीम, आपको बताता हूँ, हमें टाइटल और पोएट के बारे में पहला पैराग्राफ बनाना है। फर्स्ट पैराग्राफ विल बेस्ड ऑन टाइटल एंड अ पोएट, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, याद रखना है। देन राइमिंग स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच जो एक एक मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल 2 मार्क्स, ये होगा आपका सेकेंड पैराग्राफ। ये भी आपको क्लियर करता हूँ, मतलब जो दिया जाए थोड़ा अच्छा दिया देते हैं, क्योंकि वी हैव बीन डूइंग द सेम फॉर लास्ट 13 ईयर्स। स्पेशली आई एम चेकिंग बोर्ड एग्जाम पेपर्स एंड मुझे पता है कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, याद रखना है। तो मार्किंग स्कीम के साथ दिया है। सो राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच एक एक मार्क्स कैरी करते हैं। और लास्ट पैराग्राफ हमें लेना है सेंट्रल आइडिया, जो सेपरेट होगा, जो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा भी होगा। एंड ये होगा आपका थर्ड पैराग्राफ जो कैरी करेगा टोटल 2 मार्क्स। तो आपके टोटल हो जाती है टोटल 5 मार्क्स। ये भी आपको क्लियर है। तो ये पॉइंट्स होंगे। अगर आप बोलोगे कि सर कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं, जस्ट लाइक स्पेशल फीचर्स, लाइक्स डिसलाइक्स, देन फेवरेट लाइन। सो टू बी ऑनेस्ट एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी आपको 80 मार्क्स का पेपर होता है और आपको अप्रिसिएशन होता है 5 मार्क्स का। 5 साल पहले, ऑलमोस्ट 4 या 5 साल पहले, एक पेपर लिया था बोर्ड एग्जाम ने, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपका 80 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स का कर दिया था। एक ही साल हुआ था एक्सपेरिमेंट। तब आपको एप्रिसिएशन था टोटल 10 मार्क्स का। तब आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे। फेवरेट लाइन का था, बाद में लाइक्स डिसलाइक्स वाला पॉइंट था, बाद में आपको लिखना था वहाँ पे स्पेशल फीचर्स। बट जब अगेन 80 मार्क्स का पेपर हो गया तो वो पॉइंट्स भी कट हो गए। हमें यही पॉइंट्स कवर करने एक्सपेक्टेड होते हैं फॉर 5 मार्क्स। तो प्लीज़ सारी जो अलग अलग अफवाहें होती हैं उनको इग्नोर करो एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस एक्चुअली, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड हम ऑनलाइन कंटिन्यू हमारे लेक्चर चल रहे होते हैं, हम बैचेस चलाते हैं एंड प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड इजी लर्निंग। 3 साल से बैचेस चल रही है, आरंभ जो भी होता है, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे 90+, 95+, 98 तक हमने स्टूडेंट दिए है। सो ट्रस्ट अस एवरीवन। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू विश टू ज्वाइन विथ अस, सो आपको सब कुछ मिलेगा मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी आपको सुविधाएं मिलती है। लाइव कोर्सेज वहाँ पे मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, PYQs मिलेंगे, फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री मटेरियल मिल जाएगा, बहुत कुछ होगा। सो जस्ट ट्रस्ट अस एंड प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ऐप। ओके, स्टार्टिंग विद द एप्रिसिएशन एवरीवन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पहले पैराग्राफ में कवर करना है नेम ऑफ द पोएम एंड टाइटल हो गया, उसके बाद हमें नेम ऑफ द पोएट भी वहाँ पे मेंशन करना है। देख लेते हैं। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय अ वेरी फेमस इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक हमने मेंशन कर लिया नेम ऑफ द पोएट एंड ऑल्सो टाइटल। हमें दोनों को अंडरलाइन करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबको बताऊंगा क्या करना है।
अलॉन्ग विद दैट बहुत बहुत सारे बच्चे नेम ऑफ द पोएट और टाइटल लिखने के बाद ना आगे निकल जाते हैं। हमें वही पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में पोएट के बारे में या पोएम के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, द इंडियन पोएट। He was the first Indian who received the Nobel Prize for his anthology गीतांजलि। एंथोलॉजी एक बुक होता है जो अलग अलग टॉपिक्स उसमें एक ही जगह कलेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग पोएम्स का एक कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन का टुगेदर नाम था गीतांजलि। उस बुक को बोला जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी तो ये उनको उनको इस एंथोलॉजी के लिए, गीतांजलि के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। ओके, इट इज़ अ पोएटिक कलेक्शन विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1913। तो हमने ये मेंशन कर दिया है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि हम जो चेकर्स होते हैं, हमें क्लियर होता है कि जो स्टूडेंट है ना कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है और अच्छे से लिखा है, ही नोज लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर मैन, अबाउट द पोएम एज वेल। तो एक अलग एडवांटेज आपको मिलता है, याद रखना है, ठीक है। तो जस्ट पढ़ाया नहीं जाता है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ कवर करेंगे अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच एंड रैमिंग स्कीम एज वेल। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल। पोएम में कोई रैमिंग स्कीम ही नहीं है, तो फ्री वर्स स्टाइल भी मेंशन करना है। एज इट डज नॉट फॉलो एनी रैमिंग स्कीम, ये मेंशन हो गया काम। अगर रैमिंग स्कीम होता तो वो मेंशन करते ए बी सी डी जो भी होता है, ठीक है। द पोएट हैज यूज वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज, जो जो अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं कैपिटल से स्टार्ट करके उनको लिख दो। एलिट्रेशन, एपिस्ट्रफी, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एक्सेट्रा। फॉर द पोएटिक इफेक्ट हो गया रेफरेंस मेंशन कर दिए, बाद में एक आध एग्जाम्पल उठा के उसको एक्सप्लेन कर दो। द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज, आपको जो लगे वो एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। यहाँ पे देखो एच एच रिपीट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। इन द गिवन लाइन द लेटर एच इज रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। हो गया काम, सेकेंड पैराग्राफ फिनिश, याद रखना है। थर्ड पैराग्राफ की लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, जो थीम होता है सेंट्रल आइडिया। देखो यहाँ पे, इन दिस पोएम द पोएट इज आस्किंग फॉर पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पढ़ाया होगा टीचर्स ने, फिर भी बताता हूँ। ये जो पोएम थी लिखी गई थी इन बंगाली लैंग्वेज विद द टाइटल प्रार्थना। प्रार्थना मतलब उसको प्रेयर बोल सकते, प्रे कर सकते, और जब हम प्रे करते हैं हम कुछ डिमांड करते फ्रॉम द गॉड। सो द पोएट is very much selfless everyone and asking for the freedom, and not only kind of a social freedom, but he want political freedom, economical freedom, social and educational freedom। economic freedom जो भी होता है, ये सारे freedom उनको चाहिए थे for his countrymen, not for himself, for his countrymen। क्योंकि ये पोएम तब लिखी गई थी when India was ruled by government, means specially British government, याद रखना है। so he is asking this freedom from the God for the countrymen, not only from British but also from bad thinking। उनको ये फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ही नहीं चाहिए था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही नहीं चाहिए था, बट ऑल्सो फ्रॉम बैड थिंकिंग। लोगों की जो पुअर थिंकिंग थी, जो सुपरस्टिशन था, जो ट्रेडिशंस थी, आपको सतीय ट्रेडिशन पता होगा ना, अलग अलग बहुत बहुत सारी हार्मफुल ट्रेडिशंस थी, जिसके लिए हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप। सो इस प्रेस फॉर दैट। आगे देखो उन्होंने क्या क्या प्रे किया है, ये सब हमने शॉर्ट में मेंशन किया है। ही प्रेज द गॉड फॉर द प्लेस वेयर एवरीवन विल लिव इन हार्मनी इंस्टेड ऑफ डिवीजन, कि वहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए एज पर द कास्ट एंड ऑल। सबको एक साथ हैप्पीली विद हार्मनी, मतलब हैप्पीली रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। गेट द चांस फॉर लर्निंग, सबको लर्निंग का चांस मिलना चाहिए, इसलिए एजुकेशनल फ्रीडम वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, सबको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलनी चाहिए इन द फ्रीडम, हमें वो फ्रीडम चाहिए। सबको फेयरलेस होना चाहिए, बी लॉजिकल थिंकर, सबको एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग आप तभी ले पाओगे जब आप एजुकेटेड होंगे, तो एजुकेशन मिलना चाहिए। ओके, याद रखना है। सुपरस्टिशन जड़ से निकल जाना चाहिए, उनकी डिमांड थी। स्टे अवे फ्रॉम डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, का क्लास एंड लैंग्वेज। ओके, सब कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए एज पर द कास्ट, रिलीजन, क्लास एंड लैंग्वेजेस। बी हार्ड वर्किंग फॉर डेवलपिंग वंस थॉट्स एंड एक्शंस, सबको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उनके थॉट्स डेवलप होने चाहिए। द पोएट कंसिडर्स गॉड एज द फादर हु ट्राइज टू फुलफिल द विशेष ऑफ हिज सन। पोएट, देखो यहाँ पे एट द कंक्लूजन ऑफ द पोएम उन्होंने गॉड को एज अ फादर कंसिडर किया है, क्योंकि एवरी फादर ट्राई टू फुलफिल द डिमांड ऑफ हिज सन। आपको भी पता है द लव ऑफ योर फादर एज वेल एंड व्हाट ही डज फॉर यू। तो ये एक हार्ट टचिंग पोएम है एक्चुअली,
एंड दिस पोएम टेक्स अस टू द टाइम बिफोर 1947 कि टाइम क्या था, क्या लोगों ने बेयर किया था, हमारे लोगों ने, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत कुछ सहा था वहाँ पे फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इट्स वेरी हार्ट टचिंग पोएम, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज वेल। तो ये थीम मेरी है, आपको लगता है कि कुछ हम ऐड कर सकते हैं, सो बी क्रिएटिव एवरीवन। मुझे तो यही एक्सपेक्टेशन है कि आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, अच्छा लिखो बाकी कुछ नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। Second number, appreciation, and this is poem number 1.4, All the World's a Stage. I hope you got benefited with the previous appreciation and you just enjoy that. So don't forget these videos and these links to your friends, everyone. To share the links and share your friends as well. So again discussing one of the appreciation, which is of question number 3b and a compulsory question which carry 5 marks. And I know कि you enjoy the concept properly and little worried about as well, so don't worry, be with us, you will get all the guidance and with us as well. Let's move forward with the points today. As usual हमने points cover किए थे, that is title, पोएट जो हाफ ऑफ मार्क्स कैरी करते हैं, राइमिंग स्कीम कैरी 1 मार्क, फिगर्स ऑफ स्पीच कैरी 1 मार्क जिसको हमें कन्वर्ट करना है, दिस सेंटर आइडिया। टू बी ऑनेस्ट अगेन आई टेल यू, अगर आपने मिस किया होगा लास्ट अप्रिसिएशन तो फिर से क्लियर करता हूँ, आपको अप्रिसिएशन लिखना है पैराग्राफ वाइज। तो आपका टाइटल और पोएट का पहला पैराग्राफ होगा, राइमिंग स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच आपको सेकेंड पैराग्राफ में कवर करना है, एंड सेंटर आइडिया विल हैव अ थर्ड पैराग्राफ। सो गो विथ अ what that in a paragraph format, not in a point wise. It's very important because as we are checking the board exam paper, especially me for last 13 years, and I know very well what we expect as well, so giving the best. And if you wish to be the part of our application and want such a beautiful teaching material and such a lectures as well, so don't forget to join with us. ये हमारा application है easy learning and we are running online batches and for state board especially right from 9th 8 means 9 10 11 12, and we are giving good and very popular results as well. And definitely this is our application and you have the links given in the description. If you want to join with us, you will get a lot of benefits, you will get live courses, then you'll get a recorded courses as well, free test over there, PYQs, test series, free material and much more everyone. And I think so पढ़ने वाला अच्छे से कहीं भी पढ़ सकता है, and you will get the genuine knowledge with from all the experienced teachers like me and all as well. And Shubham Jha, you note as well. Starting with the appreciation everyone, all the worlds are stage, ये आपका टाइटल है, ये appreciation होगा। शुरू करेंगे with the first पैराग्राफ जिसमें हमें कवर करना है नेम ऑफ द पोएट एंड अ टाइटल। द पोएम ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज इज रिटन बाय अ ग्रेट इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर, हमने ये मेंशन किया है। एज आई टोल्ड यू, आपको टाइटल ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट अंडरलाइन करना है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज वेरी पॉपुलर प्ले एज यू लाइक इट, इन विच he describes 7 stages of human life. As I told you last appreciation की आपको along with the title and name of the poet, आपको poet या poem के बारे में कुछ ना कुछ ऐड करना है, जो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ, दैट्स इट। सीक्वेंस याद रखना है। सेकंड में हमें कवर करना है राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच यूज अलॉन्ग विथ वन ऑफ द 2 एग्जाम्पल एज वेल। देखते हैं। द पोएम इज रिदमिक बट डज नॉट फॉलो एनी rhyme scheme. I repeat once again, rhythmic. As it is written in a free verse, sorry, written in a blank verse. अभी blank verse होता क्या है? Free verse तो क्या होता है पता है, जहाँ पे rhyming word नहीं होते हैं। पर blank verse क्या होता है? Blank verse में definitely rhyming scheme, rhyming words नहीं होते हैं, बट वहाँ पे एक रिदम फॉलो की जाती है। आप देख सकते हो 2-2 लाइन्स के कपलेट में वो पोएम दी है आपको। कपलेट्स पता है ना, 2-2 लाइन्स के ऐसे छोटे छोटे स्टांजास दिख रहे हैं, एक रिदम में आ रही पोएम, दो इट इज़ नॉट यूजिंग एनी राइमिंग वर्ड्स बट स्टिल इट इज़ रिदमिक, उसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ऐसी होती है सेम मीटर और सेम रिदम में आती है, बट उसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, राइमिंग स्कीम नहीं होती है, इसको कहा जाता है ब्लैंक वर्स। द पोएट हैज़ यूज वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक अलिट्रेशन, repetition, inversion, transport epithet, onomatopoeia and simile, but he has mainly used metaphor और उसका एग्जाम्पल दिया है all the words are stage and all the men and women merely players, और एक्सप्लेन भी किया मैंने उसे। here stage and players have been indirectly compared with the world and
एक्टर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पे स्टेज को वर्ल्ड से कंपेयर किया है एंड प्लेयर्स को कंपेयर किया है एक्टर से रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो दो यहाँ पे कंपैरिजन दिख जाते हैं, दैट्स वाई इट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। सो इतना प्रॉपर लिखोगे ना तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना है। लास्ट एंड इसमें कवर करना है आपको सेंट्रल आइडिया, दैट इज द थीम ऑफ द पोएम विच कैरी 2 मार्क्स। द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। शॉर्ट में हमने शुरू कर दिया है। द थीम ऑफ द पोएम इज साइकिल ऑफ लाइफ या लाइफ साइकिल। शेक्सपियर एड्रेसेस द वर्ल्ड एज अ स्टेज where everyone has been assigned to play a particular role. The great poet, English poet from England, Shakespeare, जिसको फादर ऑफ दैट पोएट्री भी बोला जाता है, स्पेशली नेशनल पोएट बोला जाता है स्पेशली, ओके, वेयर द जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया हैज़ बीन असाइन टू अ प्ले पर्टिकुलर रोल, जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है वर्ल्ड को स्टेज के साथ, एंड ही सेज कि हमें वहाँ पे एक रोल प्ले किया है और हम वो रोल प्ले करते हैं राइट फ्रॉम द इन्फेंट टिल द ओल्ड एज एज वेल। हियर एंट्रेंस स्टैंड फॉर बर्थ वेयर एज एग्जिट स्टैंड फॉर डेथ। वहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस को बर्थ से कंपेयर किया है इनडायरेक्टली एंड एग्जिट को कंपेयर किया है डेथ से। जैसे हम स्टेज पे एंट्री लेते हैं और निकल जाते हैं रोल प्ले करने के बाद, सेम वे दुनिया में हम वर्ल्ड में आते हैं एज अ व्हेन वी बर्थ एंड बॉर्न एंड देन व्हेन वी डाई, हम उस स्टेज को छोड़ जाते हैं। इसलिए ये जो वर्ल्ड है उन्होंने इसको स्टेज से कंपेयर किया है, दैट्स इट, ओके। द लाइफ हैज बीन divided into 7 stages by poet and each has its own varied qualities and features। उन्होंने जो लाइफ है ह्यूमन लाइफ उसको 7 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है। शेक्सपियर टेक्स द रीडर थ्रू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। सारे स्टेजेस डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर ने सब रीडर्स को, हम सबको अलग अलग स्टेजेस की वैरायटीज शो की है, उनकी क्वालिटी शो की है। स्टार्टिंग विथ इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट एक न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, एंड चाइल्डहुड, एंड एंडिंग अप विद एन ओल्ड मैन हु हैज बीन अ लवर, अ सोल्जर एंड अ जज। द पोएट टेल्स हाउ वन स्टार्ट्स लाइफ एज एन इन्फेंट। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि हम कैसे एक लाइफ एज ए इन्फेंट स्टार्ट करते हैं, न्यूबॉर्न चाइल्ड स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटली हेल्पलेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स अप द सेम वे। और वही लाइफ हम सेम वे से एंड अप करते हैं विदाउट बींग अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग विथ हिम और हर। जैसे हम एज ए इन्फेंट हमें कुछ भी नहीं पता होता है, हेल्पलेस होता है, वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड अस हमें पता नहीं होता है, सेम वे हम लाइफ एंड ही उसी पैशन से करते हैं जहाँ पे हमें हैपनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, हम कंप्लीटली सेंसलेस होते हैं एंड वी लॉस्ट all the senses as well. So a very beautiful poem, I think so, and I hope you will always enjoy writing the appreciation of this poem in the board examination अगर आपको आता है तो। So I hope यार you enjoy this particular appreciation and will get the full 5 marks here. Hello everyone, welcome once again to our YouTube channel, and as I promised, I have come once again with the next appreciation of class 10, that is of Animals poem written by Walt Whitman, the American poet. So appreciation definitely मैंने आपको 2 बार बता दिया था कि उसका वेटेज कितना होता है। So it is of 5 marks weightage and आता है क्वेश्चन 3 नंबर बी में। So going to continue with the same appreciation animals right now, and I hope you got benefited as well। आपको बेनिफिट मिलता होगा इसका, मुझे पता है, एंड डेफिनेटली इसके मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। एंड जस्ट बी केयरफुल अबाउट हाउ टू राइट द एप्रिसिएशन। सो पॉइंट्स कवर कर लेते हैं एज इट इज, सबको पता है। टाइटल एंड पोएट फॉर हाफ ऑफ मार्क्स जो हमें सिंगल पैराग्राफ में कवर करने हैं अलॉन्ग विथ सम इंफॉर्मेशन। Then next paragraph we will cover rhyming scheme and figures of speech used in the poem, and the last paragraph, number third paragraph, will be based on central idea, that is theme of the poem. So let's start with the appreciation. Before that, as I told you in the last videos as well कि ये हमारा online platform है easy learning, so you will get the link in the description to be the part of our learning course and you will enjoy that. So a lot of benefits as well, आपको live courses मिल जाएंगे, recorded courses are there, stats series is there, free material is there a lot, PYQs मिल जाएंगे, test series भी मिल जाएगी, so बहुत कुछ होगा, just go through the description, will get the application as well. Thank you everyone. Starting with the poem appreciation, first paragraph covering title and name of the poet with some information. So आप देख सकते हो, the poem Animals is written by a very famous American poet Walt
विटमैन। ओके, एंड हमें अभी थोड़ा एक्सप्लेन करना है, आज मैंने बोल दिया था आपको कि जस्ट टाइटल और नेम ऑफ द पोएट ही नहीं लिखना है, कुछ एडिशनल हमें वहाँ पे ऐड करना है, एटलीस्ट अबाउट पोएट और अबाउट द पोएम। व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम एंड मेट्रिकल, जब सारी पोएम्स राइम्ड और मेट्रिक मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती थी, सो दिस मैन मिस वॉल्ट विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवॉल्यूशनरी मीन्स स्पार्किंग न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। सो जो फ्री वर्स स्टाइल ऑफ होती है पोएट्रीज, सो द पर्सन वॉल्ट विटमैन इज हेंस इज कॉल्ड एंड नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स स्टाइल। फ्री वर्स स्टाइल आपको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर से क्लियर करता हूँ। जिस पोएम में कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, राइमिंग स्कीम नहीं होती है, द पोएम इज कॉल्ड एज अ फ्री वर्स स्टाइल, ये याद रखना है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन फ्री वर्स स्टाइल। सेम में जो हमने आपको फर्स्ट पोएम का एप्रिसिएशन दिया था, यू नो दैट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दिस इज ऑल्सो फ्री वर्स स्टाइल। तो जिन्होंने ये इन्वेंट किए ऐसे पोएट्री फॉर्म्स, द माइंड इज वॉल्ट विटमैन फ्रॉम अमेरिका। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कवरिंग स्कीम and also some figures of speech. So the poem does not follow any rhyming scheme, as I told you कि ये free verse में लिखी है, it is written in a free verse style, उसको underline कर दो। The poet has used many figures of speech such as, आपको उनके नाम देने हैं, as मैंने told you in the last lecture, alliteration, repetition, personification, hyperbole, etc. But he has mainly used anaphora. Anaphora क्या होता है? ओके जब एक ही लाइन में लेटर का रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन, एक ही लाइन में वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो रिपीटेशन। बट अगर हर एक लाइन की शुरुआत में अगर कोई वर्ड्स या कोई फ्रेजेस रिपीट हो रही है, हर एक अलग अलग लाइंस में अगर कंटिन्यू कुछ वर्ड्स बिगिनिंग में और कुछ बिगिनिंग में एट द बिगिनिंग कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एनाफोरा। जैसे देखो, दे डू नॉट बहुत सारी लाइंस में आ रहा है, तो ये रिपीटेशन है लाइंस में अलग अलग फ्रेजेस का या कुछ वर्ड्स का, ऐसा एक्सप्रेशन को बोला जाता है एनाफोरा। दे डू नॉट, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन यूज 3 times इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइंस फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने इंटेंशन क्लियर कर दिया है, राइमिंग्स की मेंशन की है जो फ्रीवर्स स्टाइल है, नेम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन किए है अलॉन्ग विथ कि यहाँ पे एनाफोरा मेजरली यूज किया है। आप एक आध एग्जांपल दे सकते हो ऑफ एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सनिफिकेशन विथ स्मॉल एक्सप्लेनेशन, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। सो इतना एक्सपेक्टेड होता है, बट 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं करना है, बट पैराग्राफ में ही लिखना है, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग फॉरवर्ड to the next point, that is theme or central idea, the poet finds peace of mind among animals instead of humans. So जो poet है definitely has a little strange and unusual thinking, but still अगर आप सोचोगे तो आपको really पता चलेगा कि yes he is right actually. Animals are very calm and composed and very satisfied in life as well, so उनको शांति मिलती है, देखिए peace, he finds peace among animals, animals के बीच में, instead of humans, उनको humans में अच्छा नहीं लगता है but अच्छा लगता है among animals. This is his thinking actually. He described the qualities exist in the animals like satisfaction, simplicity and selflessness. तो उनमें जो qualities उन्होंने observe की है, like satisfaction is there, simplicity is there, also selflessness is there, happy in most difficult situations, this is another quality of animals, they always or behave happy or be happy in all the difficult situations, where humans are totally opposite of them. And if you compare animals with humans, so humans are completely opposite. Humans are not satisfied according to him, humans are not simple, humans are not selfless, they are selfish according to the poet as well. The poet has given a great respect to the animals, showing the virtues they possess mean to have, but humans negligently left all of them while they were developing. तो यहाँ पे कंप्लीट रिस्पेक्ट दी गई है बाय द पोएट टू द एनिमल्स, एंड ही जस्ट डेफिनेटली क्लेम्स दैट, ही ब्लेम्स दैट, वो कंप्लेन कर रहे दैट ऑल द ह्यूमंस निग्लिजेंटली, ओके मीन्स इग्नोर कर दिए ही सब जो क्वालिटीज थी हम में। Look at your childhood, we had all the qualities, we had simplicity, we had satisfaction, we had a kind of innocence as well, but आज वो सारी qualities हमने drop कर दी है, humans ने drop कर दी है। So this is the best observation of the poet towards humans and animals as well. Overall, he concludes, overall the poet tries to tell to spend time with animals but not with the humans. Ultimately the poet wants to convey the message that
he always try to spend time with animals but not with humans. So because he enjoy being with animals, because the qualities of animals definitely are captivating and attractive, and he's impressed with those qualities as well. So this is all about the theme or the central idea of the third poem, Animals. I think unit number 2.1. Hello all, hello everyone. Welcome once again to my YouTube channel, and again I have come with a new appreciation of class 10th of the poem The Puli, and already three appreciations are uploaded, and this is number fourth. The title is The Puli. So let's continue with our appreciation without wasting time. So, as you know, the points cover title, poet, rhyming scheme, figures of speech, and central idea, that is theme of the poem. So, let's continue with the same. So, before we continue, as you know, this is our online platform, easy learning, and आपको link मिल जाएगी description में. So, be the part of our application, and many students online are getting good results, and we are providing the good result throughout the Maharashtra board as well. So what we'll get live courses, you will get recorded courses, test series, free test, PYQs, and much more. So be the part of our online platform. Let's continue with the appreciation of the poly. Starting with the first paragraph covering title and name of the poet. So as you can see over there, just attention properly. The poem The Pulley is written by great poet George Herbert, name of the poet, and the title is covered. Little more information about the same. It is about the story of the creation of man by God. So यहाँ पे एक poet ने, because the poet himself was a priest by profession, and he is very famous. He was very famous for writing religious poems and all that as well. So this poem is about a story of creation of man and God, by God actually. The title of the poem, The Pulley, is symbolic, and it represents rest in a human being's life. So throughout the poem, जो rest word है, it has been used for a different kind of a purpose, but जो major use है उसका stand for a satisfaction and a peace. So how the man was honored and was offered with different kinds of things, different kinds of qualities. Just एक quality इंसान को नहीं दी है by the God, that is satisfaction और rest. Rest means satisfaction बोल सकते हो यहाँ पे, या simply एक पीस, शांति नहीं मिली है गॉड से, बट टू द पीपल एज टू द ह्यूमन बीइंग. सो ये हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे. नेक्स्ट हमें कवर करना है राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. द पोएम हैज 4 stanzas and each has 5 lines. The rhyming scheme of the poem is A B A B A, etc. The main figures of speech is the poem. In the poem, different kinds of figures of speech are metaphor, inversion, antithesis, pun, paradox, etc. The example, एक example आपको एक या दो example describe करने हैं. The example of pun is rest in the bottom lay. एक line यहाँ पे use की है, I think in the second stanza. तो वहाँ पे एक line आ रही है last में, second stanza में, rest in the bottom lay. इसका explanation दिया है. Here the word rest has multi meanings. क्योंकि pun होता है क्या है, जहाँ पे एक ही word को with different meaning, just as the use of homograph use किया जाता है. आपको पता है homograph with the same word and same spelling, same sound, but उनके meanings अलग होते हैं. वहाँ पे रेस्ट वर्ड जो होता है, आप जो रेस्ट लेते हो वो होता है रेस्ट, मतलब रिमेनिंग होता है, बट रेस्ट मतलब यहाँ पे यूज किया है दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ पीस. सो इसको हम बोलेंगे पन एज अ एग्जांपल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. दैट्स इट. नेक्स्ट विल कवर थीम एंड सेंट्रल आइडिया. The central idea of poem is about how God created man and gave some blessings to man. So जो major theme है, that how the creation of man was done by the God, ये mention किया है, and how the man was honored with different kinds of blessing by the man when he was creation. It's kind of a imagination poem, but अच्छा लगता है मे बी कि ऐसे ही creation हुआ है या नहीं and all that. The theme is that God made man and he poured all blessings. Poured का meaning हम बोल सकते हैं bestow या offer. So when God created man, he poured and bestowed or offered all the blessings of his creature on his creature, that is man. Man को creature बोला है, उसमें सारी blessings डाल दी है, pour कर दी है.
द ब्लेसिंग्स आर, सो उसमें से कौन सी ब्लेसिंग्स है? स्ट्रेंथ है, विजडम है, ऑनर दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड प्लेजर जो हैप्पीनेस, सब कुछ दे दिया है, ब्यूटी दे दिया है, ब्यूटी मिसिंग यहाँ पे, सब कुछ दिया है एक्सेप्ट रेस्ट। सारी ब्लेसिंग्स दे दी, बट गॉड ने एक जो ब्लेसिंग है वो नहीं दी है इंसान को, जो है रेस्ट, दैट इज पीस और सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो। बिकॉज गॉड थॉट, when the god offered everything, so he made a stay, and सोचने लगा अगर मैं सेटिस्फैक्शन भी दे दूं इंसान को तो इंसान मुझे भूल जाएगा, and he will never return to me for any kind of thing as well. So god wanted to continue this connect, want to maintain that connect between the man and a god as well. That's why, because god thought, why the god didn't offer rest or satisfaction to the man, peace to the man, because the god thought that if he gives the rest to man, अगर वो इंसान को शांति भी दे दे, पीस दे दे, सेटिस्फैक्शन दे दे, he will never connect with god, so he will never connect with the god ever. And the god didn't want that, god को connect बनाए रखना था, and god wants that his creation should connect with him, so that's why the rest was kept away from the man by god. इसलिए जो सेटिस्फैक्शन है आज भी इंसानों में कमी है, और बिकॉज ऑफ दैट सेटिस्फैक्शन कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ भी हो जाए, हिप्स ऑफ मनी, हिप्स ऑफ वेल्थ हो जाए, सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। दैट्स वाई अभी भी हम गॉड के पास जाते हैं विथ आर डिमांड्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, एंड यही आपको अप्रिसिएशन में लिखना है। यू कैन ऐड सम मोर पॉइंट्स between such a relation between a man and a god as well. So let's move forward with this concept. So I hope you understand the appreciation. This is all about this appreciation called pulley. Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Easy Learning. So look everyone, as हमने already कुछ appreciation upload कर दिए, and the next one, as I promised, I have come again with a new appreciation of class 10, that is Night of the Scorpion. Okay, so we're going to discuss about this appreciation today, and what is the beauty about this appreciation and all that, which carry total 5 marks, and the question number that will be question number 3B. So let's start without wasting your time with some points जो आपको कवर करने होते हैं, and this is not new for you, that is a title, नेम ऑफ द पोएट, बट डोंट फॉरगेट ये हमें एक ही पैराग्राफ में कवर करने हैं, और अलॉन्ग विथ टाइटल एंड नेम ऑफ द पोएट हमें एटलीस्ट कुछ एक दो डिटेल उसमें ऐड करने ही करने हैं। ओके, एक प्लस पॉइंट होगा, आपको मार्क्स मिलने के लिए याद रखना है। आफ्टर दैट सेकेंड पैराग्राफ में कवर करेंगे रैमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें आपको रैमिंग स्कीम देनी अगर होगी तो, नहीं होगी तो हमें वहाँ पे मेंशन करना है दिस इज इन अ फ्री वर्स स्टाइल। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच सारी लिस्ट देनी है, अलॉन्ग विथ एक दो एग्जाम्पल देने हैं सॉल्व करके, मतलब वहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन क्या यूज़ किया है। एंड लास्ट पैराग्राफ जो डेफिनेटली बड़ा होगा कंपैरेटिवली फर्स्ट एंड सेकेंड वन, जिसमें हम कवर करेंगे थीम एंड सेंट्रल आइडिया। थीम मीन्स सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। सो स्टार्टिंग विद द एप्रिसिएशन नाउ, अटेंशन प्रॉपरली। ओके, द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय निज़िम एज़ेकिल। ओके, टाइटल आ गया है, अंडरलाइन, नेम ऑफ द पोएट आ चुका है, समथिंग अबाउट दिस पोएम एंड ऑल दैट। द he published this poem in his fifth book, the exact name in the year 1965। ये वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज तो रखना है, तो इससे ना एक अलग एडिशनल इम्प्रेशन होता है, इम्पैक्ट पड़ता है वाइल द चेकर इज चेकिंग द पेपर। तो इसके लिए आपको विद द सेम पर्पज हमें ऐसे एडिशनल यूज़ करना है। सेकेंड पैराग्राफ में कवर करेंगे स्कीम, राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच यूज दिया। द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स एंड इट कंटेन्स 8 स्टांजास। इसमें टोटल 8 स्टांजास है, और इसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे एक फ्री वर्स में लिखा है। तो आप ये भी लिख सकते हो, द पोएम डजेंट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम एज इट इज़ रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल, ये भी लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। एंड इट कंटेन्स 8 स्टांजास। Alliteration, simile, hyperbole, personification, onomatopoeia are the figures of speech used in the poem by the poet for poetic effect। आप ऐसा भी addition लिख सकते हो if you wish। The example of simile is, एक example दे रहा हूँ, the peasants came like swarms of flies, like swarm of flies, उसका explanation भी दिया है मैंने। Here the peasants directly compared to the swarms of flies। यहाँ पे जो पीजेंट्स है, मतलब जो
विलेजेस होते हैं, सिंपल विलेजेस, उनको पीजेंट बोला जाता है। तो उनको यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया है विद द स्वैम, ग्रुप ऑफ फ्लाइज एज वेल। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके साथ कंपेयर किया, इसलिए वो सिमिली होता है, यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज जो भी होता है। और आपको लगता है तो आप एक आध एग्जाम्पल और दे के एक्सप्लेन कर सकते हो इफ़ यू विश, नॉट मच मैंडेटरी एंड कंपल्सरी। लास्ट में कवर करेंगे द थीम ऑफ द पोएम और द सेंट्रल आइडिया, दैट इज द पोएम स्टार्ट्स इन अ हाउस at night where it is raining and a scorpion in order to take some shelter comes to the house. पोएम ने यहाँ पे थीम में क्लियर किया है प्रॉपरली। इट स्टार्ट्स विद अ नाइट ऑफ इन विलेज बैकग्राउंड एरिया, एंड वहाँ पे घर में ड्यू टू द रेनिंग, स्ट्रॉन्ग रेनिंग एंड हैवी रेनिंग एंड कंटिन्यूस रेनिंग, जो स्कॉर्पियन होता है इन ऑर्डर टू टेक अ शेल्टर, ओके, टू टेक द shelter from or in order to save or save himself from that rain, he enters that particular scorpion enters the house, and small house as well, come to the house. This poem is about how the scorpion stung the poet's mother. इसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट हाउ दैट स्कॉर्पियन स्टंग, जैसे स्नेक बाइट करता है वैसे ये जो होता है स्कॉर्पियन स्टंग करता है, जैसे बीज होती है स्टंग करती मधुमक्खियाँ, वैसे ही स्कॉर्पियन स्टंग करता है, इसलिए स्टिंग का ये थर्ड फॉर्म दिया है स्टंग। द पोएट्स मदर, हाउ शी स्ट्रगल्स अगेंस्ट द पॉइजन। उसमें ये भी मेंशन किया है कि हाउ शी स्ट्रगल्स अगेंस्ट दैट पॉइजन, how the villagers, without thinking the mother's condition, show their less knowledge, and how his father tries to reduce his mother's pain by doing some illogical and rational things. तो वहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सिनेरियो डिस्क्राइब किया है इन द थीम यहाँ पे कि हाउ द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम द पेन of the scorpion's poison, how those villagers with lack of knowledge and not understanding the condition of mother, they were talking about different kinds of stupid things over there, connecting the event with a previous birth, upcoming birth and all that, and at the same time how the father was trying to use different kinds of remedies and different kinds of solutions to reduce the pain of a poet's mother, means his wife, whatever. But everything seems worthless against the poison. But सब कुछ चीज़ें worthless थी against the poison, because the poison was not reducing the pain as well, and the mother was bearing that pain or facing that pain, unbearable pain for a long time as well. At last, it shows the mother's love for her child when she thanks God for sparing her child, and ultimately at the end and in the conclusion of the poem वहाँ पे शो किया गया है, दिखाया गया है of the selfless love of mother, a selfless love of mother, when she says, when she was comfortable and the impact of the poison was reduced, then उसने बोला है, mother ने बोला है, thank God picking her and sparing her child, कि बच्चों को छोड़ दिया मेरे और मुझे पिक किया स्कॉर्पियन ने, क्योंकि बच्चे वो शायद वो फेस नहीं कर पाते डेफिनेटली, इसलिए मम्मी ने, मदर ने वहाँ पे गॉड को थैंक बोला है, याद रखना है प्रॉपरली। सो इट्स वेरी हार्ट टचिंग पोएम, एंड उसका अप्रिसिएशन आप ऐसे लिखो, सो विल गेट फुल मार्क्स एंड फुल क्रेडिट देयर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अप्रिसिएशन दिस वन। Hello everyone, welcome once again for this new appreciation of class 10th, and almost 5 appreciations are uploaded. So this is next one, the height of the ridiculous class 10th MH board, and the poem is very funny as you know and been taught by your teacher. So discuss करेंगे appreciation with the points that you are aware with the same. The title, the poet cover करेंगे एक ही पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ होगा with rhyming scheme and figures of speech, and the third paragraph will contain central idea, that is theme. So let's start with the appreciation everyone. The height of the ridiculous, as you know, it is a funny poem, and appreciation क्या होगा देख लेते हैं. So the height of the ridiculous has been written by American poet. It has been written by the American poet, and the poet name is Oliver Wendell Holmes. So हम टाइटल को अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ये मेजर इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, अच्छा दिखेगा, एंड ऑलिवर वेंडवेल होम्स. सो दिस इज द टाइटल एंड द नेम. दिस इज अ फनी पोएम कंपोज वेरी सिंपली येट वेरी आर्टिस्टिकली.
मतलब बहुत ही सिंपल वे से कंपोज किया, सिंपली वैसे कंपोज किया है, बट एट द सेम टाइम वेरी आर्टिस्टिकली, एंड विच इज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ रीडर एज वेल, जिसका इम्पैक्ट उस रीडर पे होता है। मतलब द सर्वेंट ऑफ द पोएट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, covering rhyming scheme and the figures of speech used in the whole poem and throughout the poem. This 8 verse poem means this 8 stanza poem follows the rhyming scheme, that is ABCB, throughout the whole poem. So throughout the whole poem हमें एक ही rhyming scheme वहाँ पे follow किए हुए दिखिए, that is ABCB, as you know. The figures of speech that beautify the poem include, जो भी अलग अलग figures of speech use किए हैं, that includes alliteration, antithesis, assonance, consonance, hyperbole, inversion, metaphor, onomatopoeia, repetition, synecdoche, simile, tautology and transferred epithet. हम एक लिस्ट यहाँ पे देंगे जो नेसेसरी है, इसेंशियल है। इससे चेकर्स जो होते हैं, जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, उनको एक पता चलता है कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो विद द सेम। देन हमें एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है, एंड एग्जांपल ऑफ हाइपरबोली फ्रॉम द पोएम इज, और उस एग्जांपल को हमें यूनाइटेड कॉमर्स में देना है। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। एग्जांपल मैंने दिया है, आई, यहाँ से स्टार्ट होता है, आई लाफ्ड एज आई वुड डाई। ये जो लाइन है हमने पिक की है फ्रॉम द सेम पोएम, और ये जो वर्ड्स है ये पोएट ने खुद के लिए बोले, खुद ने बोले थे पोएम आफ्टर रीडिंग दैट आई लाफ्ड एज आई वुड डाई। तो ये जो लाइन हमने ली है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपर बोली है, बट उसको एक्सप्लेन करना है। एज लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग, एज द लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग द पोएम ही हैड कंपोज इज एग्जेगरेटेड। एग्जेगरेशन क्या होता है, क्योंकि हाइपरबोली एक पर्टिकुलर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट, मतलब एग्जेगरेशन, बड़ा चढ़ा के कुछ बोला जाता है, उसको एग्जेगरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है वाई दिस पोएम एंड दिस एग्जाम्पल इज अ एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। एग्जाम्पल दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एज लाफ्टर ऑफ द पोएट ऑन रीडिंग द पोएम ही हैड कंपोज इज एग्जेगरेटेड टू डिनोट, एक्सप्रेस क्या करना चाहते, टू डिनोट हाउ फनी द पोएम वॉज। ये यूज इसलिए किया है सो दैट द रीडर विल अंडरस्टैंड कि जो पोएम कंपोज की है इट इज़ वेरी मच फनी। Now, last paragraph, that is central idea or theme, you can say. The central idea of the poem is an irony which talks about how too much of anything can have an inverse effect. इससे एक आयरनी क्रिएट की गई है डेफिनेटली कि कोई कितना एक इनवर्स इफेक्ट किसी पे इस पर्टिकुलर राइटिंग पीस का हो सकता है। हाउ एनी वन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड इज लाफ्टर इन अ एक्सट्रीम वे एज वेल, वो यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे दिया है। ऑन रीडिंग द पोएम बोथ इट्स क्रिएटर एंड इट्स रीडर। अब यहाँ पे क्रिएटर कौन है, द पोएट हिमसेल्फ, एंड इट्स रीडर, रीडर कौन है उस पोएम, जो लाइन्स वहाँ पे लिखी गई थी, रीडर है वो सर्वेंट जो पोएट के यहाँ काम करता है। सो ऑन रीडिंग द पोएम जो पोएट ने लिखी थी, बोथ इट्स क्रिएटर एंड इट्स रीडर suffered in different ways, suffered in different ways due to the ridiculous nature of the poem. So the poem was very ridiculous, so that इसका जो impact है उन्होंने suffer किया है, both the poet and the reader. Poet and reader, reader means his servant. In short, the poem is a humorous one written for enjoyment with plenty of fun expressions. The main purpose of the poet is to simplify, entertain the reader. It's simply to entertain the reader, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। सो यही एक इंटेंशन है बियॉन्ड द पोएम दैट ही कंपोज दिया, और वो हमें यहाँ पे क्लियर किया है। एंड आफ्टर रीडिंग दैट ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हिज सर्वेंट दैट ही स्टार्ट लाफिंग अ लॉट। शुरुआत होती है, देन इट जस्ट कन्वर्ट्स इनटू चकल्स एंड रोरिंग एंड ऑल दैट, एंड इट जस्ट स्प्लिट हिज बेल्ट, द बटन्स एंड ऑल दैट बर्स्ट होते हैं। सो ये इम्पैक्ट होता है, एंड ही सी हिज कंडीशन फॉर ऑलमोस्ट 3 days विथ स्लीपलेस आइज एंड ऑल दैट, 9 days एंड 10 कुछ तो दिया है। वो स्लीपलेस आइज से मतलब कंप्लीटली ही कुड नॉट स्लीप, क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी उस सर्वेंट की वॉज अनबेरेबल एज वेल। तो यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब किया है। And this is all about the appreciation of the height of the ridiculous. I hope you understand that. So just go and write the same manner. You will get the marks, everyone. Hello, everyone. Good evening to all, everyone, and welcome once again to this particular appreciation. सारे appreciations upload क्लास 10 के, just एक pending था, that is a thing of beauty is a joy
फॉर एवर एंड आई थिंक सो, मुझे लगता है बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट लगने वाली पोएम यही होती है। इसका अप्रिसिएशन पेंडिंग था एंड लिटिल मुझे लग रहा था कि मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, बट इट वाज पेंडिंग, सो डोंट वरी। आज वही डिस्कस करने वाले हैं, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फटाफट शुरू कर देते हैं। पॉइंट सबको पता है, टाइटल एंड पोएट हमें एक सिंगल पैराग्राफ में कवर करना है, अलॉन्ग विद सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएम और पोएट। देन राइमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच हमें सेकेंड पैराग्राफ में कवर करना है, एंड लास्ट पैराग्राफ होने वाला है ऑफ सेंट्रल आइडिया, दैट इज थीम। सो बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्निंग। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो जस्ट बी द पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड मेक लर्निंग easy for you all. One more thing, you will get lot of things. Live courses are there, recorded courses, टेस्ट सीरीज वहाँ पे होगी, फ्री मटेरियल भी होगा। सो join this app as early as possible and get lot of benefits as well. शुरू करते हैं विद द एप्रिसिएशन। फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे टाइटल और नेम ऑफ द पोएट कवर करना है अलॉन्ग विद सम इंफॉर्मेशन ऑफ अ पोएट और अ पोएम। ये एक्सपेक्टेड होता है जनरली। So the title of the poem is A Thing of Beauty is a Joy Forever. This beautiful natural poem has been written by a very popular poet John Keats. इन्होंने ये लिखी है एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचर, इसलिए मैंने नेचुरल पोएम बोल दिया है यहाँ पे। द वर्ड थिंग, यहाँ पे जो थिंग मेंशन किया है, थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब वो थिंग एक चीज़, कौन सी चीज़ है एग्जैक्टली, तो पोएट क्या बोलते हैं देखो। द वर्ड थिंग refers to anything beautiful, जो भी ब्यूटीफुल हो सकता है। इट्स नॉट एनी नेचुरल ब्यूटी ओनली, इट्स कैन बी एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, अ वर्क ऑफ आर्ट और अ पर्सन, कोई भी हो। इट कैन बी अ पर्सन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी प्रॉपर ड्राइंग, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट। सो वो जो थिंग होती है जहाँ से हमें ब्यूटी मिलती है, एंड द ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, विच डजेंट हैव एनी एंड। The word forever suggests that the joy that beauty brings is everlasting. जो भी जॉय हमें उस ब्यूटीफुल थिंग से मिलता है, फिर वो कोई भी हो, नेचुरल हो, कोई वर्क ऑफ आर्ट हो, कोई ड्राइंग हो, मास्टरपीस हो, पर्सन हो, वहाँ से हमें जो जॉय मिलता है, इट इज़ डेफिनेटली एवर लास्टिंग। जो हमें ब्यूटी वहाँ से मिलती है वो कभी एंड नहीं होती है, ये यहाँ पे बोलना है। दिस इज द मेजर कंसेप्ट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट कवर करेंगे द राइमिंग स्कीम यूज इन द पोएम इज AABB CC एंड सो ऑन। आगे हमें कंटिन्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, पूरा आप AABB CC तक लिख सकते हैं, क्योंकि कपलेट फॉर्म में वो पोएम दी है, दो दो लाइन्स की, इसलिए इसको AABB CC एंड सो ऑन हम इसे बोल सकते हैं। द वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम आर एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस, क्लाइमैक्स, कॉन्सोनेंस, मेटाफर, ऑनोमोटोपोया एक्सेट्रा। ये अलग अलग लिस्ट मैंने दे दी है और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द पोएम इज, जो मैंने एक एग्जांपल पिक किया है एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द पोएम ओनली। सच द सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। ओल्ड एंड यंग देख सकते हो। So explanation in short, here contrasting ideas and contrasting words old and young are used in the same line. जब contrasting words या ideas एक ही sentence में use किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं the example of antithesis. So यहाँ पे हमने rhyming scheme जो cover किए AABBCC जो भी है उसको भी underline कर लेंगे। बाद में जो list थी figures of speech की, क्योंकि एक ब्यूटी ऐड करने के लिए पोएट्स अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, एंड अलॉन्ग विथ मैंने एक एग्जांपल दिया है एंटीथेसिस का, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेंट्रल आइडिया। द थीम ऑफ द पोएम इज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ ब्यूटी। एंड्यूरिंग का मीनिंग होता है एवर लास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे एंड्यूरिंग उसे बोलते हैं। ओके, द पोएट आर्ग्यूज दैट ब्यूटी कैन नॉट बी, वो जो पोएट है वो क्लेम करते हैं, उनका एक ओपिनियन है, फर्म ओपिनियन है, दैट ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और डिमिनिश्ड। जो ब्यूटी होती है, जो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलती है, जो हमारे अराउंड होती है, जैसे एक नज़र होनी चाहिए ढूंढने की, तो जो ब्यूटी होती है कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है एंड ऑल्सो डिमिनिश भी नहीं होती है। इवन दो इट में फेड और चेंज। फेड मतलब वो धुंधली हो सकती है, उसके कलर जा सकते हैं, और उसकी जो ब्यूटी थोड़ा लाइक ओके फेड हो सकता है या चेंज हो सकती है ओवर टाइम। इट्स एसेंस रिमेन्स द सेम, पर उसका जो इसेंस होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है
जो हमारे माइंड में उसके प्रति जो पर्टिकुलर थिंकिंग होती है ब्यूटीफुल, वो कभी मिटती नहीं, वो हमेशा रहती है, इट रिमेन्स सेम. ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन. अकॉर्डिंग टू पोएट, जो हमें जॉय मिलता है या इंस्पिरेशन मिलती है, जो भी है, सो उसका जो सोर्स है वो है ब्यूटी. सो ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन दैट कैन एनरिच. एनरिच मीन्स हम बोल सकते हैं टू मेक समथिंग बेटर. ओके, तो क्या बेटर करने की बात हो रही है? आर लाइव्स एंड गिव अस होप. सो हमारी जो लाइफ, हमारा जो जीवन है वो बहुत ब्यूटीफुल करना है, एनरिच करना है, अच्छा करना है. उसके लिए ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी गेट जॉय एंड इंस्पिरेशन जो हमें मिलती है ब्यूटी से ही, क्योंकि ब्यूटी एक ही सोर्स है जहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं. एंड इंस्पिरेशन, ब्यूटी, जॉय, ये सारी चीज़ें हमें इन ऑर्डर टू मेक आर लाइफ एनरिच काम में आती है, अलॉन्ग विद गिव अस होप, हमें वो होपफुल भी बनाए रखती है. द पोएम ऑल्सो सजेस्ट दैट ब्यूटी इज अनचेंजिंग. ब्यूटी कभी चेंज नहीं होती है. द पोएट सेज दैट ब्यूटी हाउंट्स हिम. हाउंट्स मतलब कोई चीज़ आपके माइंड से नहीं निकलती है. सो पोएट के माइंड में एक ही चीज़ है, द ब्यूटी अराउंड हिम एंड ऑल दैट, बाकी कुछ नहीं. एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीज. उसकी जो ब्यूटीफुल कंसेप्ट है या जो लवलीनेस है उस ब्यूटी की, वो क्या हो जाती है, वो हमेशा इंक्रीज होते ही रहती है ओवर टाइम. दिस सजेस्ट दैट ब्यूटी इज समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली evolving एंड ग्रोइंग. ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व, डेवलप हो रही है एंड ग्रो हो रही है. द मोर वी अप्रिशिएट ब्यूटी, द मोर वी सी इन इट. जितना हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, हमें उतना ही उसमें बहुत कुछ दिखने को मिलेगा. सो ब्यूटी इज़ अ थिंग which never has any kind of a end. So this is a very beautiful poem again, and this is the end of all the appreciation. Hope you will write the same way and you will get definitely expected marks. Okay, so thank you for being with me everyone, and see you soon with the new concepts. Keep learning everyone. Bye. Hello everyone, welcome once again to new appreciation of class 10, that is the will to win. And as you know that the weightage of every appreciation will be 5 marks, and this is compulsory question, no option at all. So without wasting time, let's start with the appreciation and covering the points: title, poet, rhyming scheme, rhyming, figures of speech, and also central idea. And I repeat once again, आपको appreciation लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में, और जनरली सिंगल पैराग्राफ में मत कंप्लीट करो, आपको 3 पैराग्राफ बनाने हमेशा बेटर होंगे. ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ. सो टाइटल और पोएट का एक पैराग्राफ कंप्लीट करो, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पैराग्राफ लेना है, और सेंट्रल आइडिया का होगा लास्ट पैराग्राफ. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिफोर दैट, दिस इज अ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इजी लर्निंग. सो हम 2 या 3 सालों से कम्प्लीटली बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्लास 9th and 10th एम एच बोर्ड, एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड अ ग्रेट रिस्पॉन्स एज वेल ऑल ओवर महाराष्ट्र. सो एप्लीकेशन की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है. एंड what you can get there, you will get recorded courses, live courses, you will get test series, PYQs, free test is there, and lot of free material to go. So just don't forget to apply for the link as well, and just get this application everyone. Starting with the appreciation to will to win. The will to win, will का meaning होता है इच्छा, desire. Okay, the poem the will to win, I repeat, okay. The poem The Will to Win is written by the great poet Barton Braley. This is very motivational poem actually. The title of the poem The Will to Win is very suitable to the theme of the poem. ये जो देख सकते हो जो थीम है उसकी, उसके थीम को एक सुटेबल टाइटल यहाँ पे दे दिया है, द विल टू विन. मतलब आपको आप में जितने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए, वो यहाँ पे क्लियर किया है. In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. जो भी आपका रिजल्ट हो, आपको आपकी जो विल होती है, इच्छा जो होती है जितने की, वो कभी हमें गिव अप नहीं करनी है, छोड़नी नहीं. हमें जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते, हमें फाइट बैक करते ही रहना है फॉर अचीविंग द गोल्स एज वेल. नेक्स्ट पैराग्राफ कवर करेंगे रैमिंग स्कीम एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. द पोएम इज free verse, that's why we don't have any rhyming scheme. It has not any rhyming words or rhyming scheme. In the poem, there are figures of speech such as alliteration, repetition, antithesis, climax, and tautology
To make the poem more effective, अलग अलग figures of speech use किए हैं so that the poem will be effective one and the readers can enjoy that. The poem is highly effective and the tone of the poem is optimistic about life. Optimistic का meaning होता है hopeful about the life. The language of the poem is simple and meaningful. So बहुत beautiful हमने यहाँ पे second paragraph cover किया है. It's very much easy actually. So be creative everyone. And the last paragraph जहाँ पे होने वाला है central idea मतलब theme. So central idea of the poem, the will to win is that if we have the desire, अगर हमें desire होती है, इच्छा होती है, the poet is motivating us. He says that if we have a desire to achieve the thing in our life, then we will definitely get it. अगर desire होती है, इच्छा होती है और दिल से हम कुछ चीज़ हासिल करते हैं या अचीव करने का ट्राई करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें मिलती ही मिलती है. यहाँ पे पोएट ने हमें मोटिवेट किया है. And he is always using optimistic, hopeful language there. In the poem, the poet tells some qualities while achieving the thing, but जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी आपको गोल कंप्लीट करना है, आपको कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो क्वालिटीज़ में क्या क्या होगा? इफ़ यू हैव द क्वालिटीज़ लाइक अ प्लान ऑफ एक्शन, आप में प्लान ऑफ एक्शन, हर एक एक्शन के पीछे प्लान होना ज़रूरी होता है. तो प्लान करना है आपके एक्शन को एंड देन गो टू अचीव द गोल एज वेल. बीइंग रेडी टू फाइट फॉर इट, आपको हमेशा रेडी रहना है. ऑलवेज फाइट इन द सेंस आपको किसी के साथ फाइटिंग नहीं करनी है. इन शॉर्ट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, आपको स्ट्रगल करना है. द टेंडेंसी टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट, आपको हार्ड वर्क करने की टेंडेंसी होनी चाहिए डे एंड नाइट. नहीं तो मैं मॉर्निंग में सोऊंगा मस्त 10 बजे तक, इट्स नॉट लाइक दैट. द पोएट डजंट विश दैट. आप में डे एंड नाइट हार्ड वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए. स्वेट फॉर इट, स्वेट का मीनिंग वैसे पसीना होता है बट यहाँ पे वर्क हार्ड फॉर समथिंग. वर्क हार्ड फॉर समथिंग मीन्स वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग एज वेल. सीरियस अबाउट योर गोल, कैपेसिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए. अलॉन्ग विथ यू मस्ट हैव अ गुड जजमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ इन योर सेल्फ. खुद पे आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर पाओगे. अगर आप खुद डिस्करेज फील करोगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, याद रखना. सो फेथ इन योर सेल्फ, होप फॉर इट, have confidence and seriously determined towards your goal, then you will get success in your life. So definitely you will get the success if you have these all qualities that the poet wish. जो भी poet ये अलग अलग qualities आप में चाहते हैं, अगर आप में qualities है ओके तो डेफिनेटली आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. ये पोएट का मानना है. सो आई होप you are feeling little motivated with this kind of a theme as well. So hope you understand the appreciation as well. So I think so almost 7 या 6 appreciation हमारे हो चुके हैं. रहेगा कोई एक appreciation बाकी होगा. सो अभी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे. आई होप यू एंजॉय द concepts properly. So always be with us everyone. So see you soon everyone.